हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको कहते हैं HDD, आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस है। हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस में सबसे ज्यादा फेमस स्टोरेज डिवाइस ये है। और SSD अभी के लिए फेमस एक डिवाइस ये भी है, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये इसमें फ्लैश में डेटा ट्रेवल करता है, ठीक है। और ये हार्ड डिस्क इसमें ट्रैक और सेक्टर काम करता है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक जब हम लोग का हार्ड डिस्क और स्टोरेज मीडिया होगा उसमें पढ़ेंगे। अभी इसके सिवा भी कुछ स्टोरेज डिवाइस थी, जैसे फ्लॉपी का नाम आ जाता है, CD हो गया या DVD हो गया। ये तरह से जितने भी डिवाइसेस हैं वो क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब प्राइमरी जो स्टोरेज डिवाइस होता है, अभी मैं कैटेगरी पे आ जाता हूँ फिर से। स्टोरेज डिवाइस की दो कैटेगरी बताई गई, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को किस नाम से जानते हैं? इंटरनल स्टोरेज डिवाइस के भी नाम से जानते हैं, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। और सेकेंडरी को एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को इंटरनल स्टोरेज डिवाइस और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं यानी फीचर्स की, है ना, फोन किसका है जी? शट डाउन करिए उसे। फीचर्स यानी कि एडवांटेज की मैं बात करूं तो क्या क्या एडवांटेज आ रहा है? पहला पॉइंट क्या आ रहा है? नहीं, फर्स्ट एडवांटेजेस में क्या है? पहला एक्सेस टाइम। पहला तो हमने बात करना है एक्सेस टाइम की। देखिए इसका एक्सेस टाइम क्या होता है? बहुत ही लेस होता है, जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमने रखा है कि क्या वो भी हम जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। ये एडवांटेजेस आपका किसका? एडवांटेजेस ऑफ स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी। अब स्टोरेज कैपेसिटी से क्या डिफरेंसेस आता है? स्टोरेज कैपेसिटी यानी उसकी क्षमता कितनी है कि वो जो स्टोरेज है वो कितना ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर सकता है। हम लोग देखते होंगे मार्किंग टाइम पे लिखा होता है, जैसे 350 GB, 220 GB, ठीक है, 500 GB, 1 TB, इस तरह से स्टोरेज के डिवाइस लिखे होते हैं। आप हार्ड डिस्क वगैरह देखेंगे तो ये सारी चीजें उसमें मिल जाती है ना। तो ये क्या हो जाता है? स्टोरेज कैपेसिटी। आगे उसके बताया थर्ड टॉपिक क्या है? थर्ड एडवांटेज इसके क्या है? कॉस्ट का एक फैक्टर आता है। कॉस्ट क्या है? यानी हम जितने ज्यादा स्टोरेज के लिए लेते हैं उतने ज्यादा हमें इसकी कॉस्ट पेड करनी होती है। अगर हमने 120 GB का मान लिया ले लिया स्टोरेज का, कोई 120 GB स्टोरेज लिया है, तो मे भी कितने का हो सकता है? मे भी 500 to 600 या मे भी 1000 हो सकता है, 1000 तक हो सकता है। लेकिन अगर यही हम 500 GB की बात करें तो ये 1500 से स्टार्ट हो जाता है और आपका 2500 भी जाएगा, 3000 भी हो सकता है ना। तो कॉस्ट का भी इफेक्ट आता है। फोर्थ एक एडवांटेज मैं और बता रहा हूँ जिसको कहते हैं RPM, जो एक्सेस टाइम है। एक्सेस टाइम पे ही RPM का यूज होता है। किसका? जिसको कहते हैं राउंड पर मिनट। और ये राउंड पर मिनट जो RPM है ये HDD के केस में अलाउड होता है। किसके केस में? हार्ड डिस्क के केस में। अब देखिए अगर जो मेरा RPM है ये 7200 है या फिर 5400 है, तो ये दिखाता है कि एक बार में जो ट्रैक एंड सेक्टर से उसमें डेटा कितनी तेजी से फॉरवर्ड हो रहा है। एक मिनट में अगर 5400 हो रहा है, हम कह सकते हैं इसकी एक्सेस टाइम थोड़ी सी कम है। अकॉर्डिंग टू 7200, 7200 के अपेक्षा ये 5400 क्या है? कम है। इसीलिए जब भी हम लोग हार्ड डिस्क वगैरह लेते हैं तो 7200 RPM लेते हैं तो बेस्ट होता है। क्यों होता है बेस्ट? क्योंकि एक्सेस टाइम उसकी
बढ़ जाती है। थ्रू द आरपीएम बढ़ा है तो एक्सेस टाइम हमारा कम होगा। अगर एक्सेस टाइम में अगर आरपीएम मेरा कम है तो एक्सेस टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, सिर्फ एक आता है जिसको किस नाम से जानते हैं, रोम के नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। अब ये रोम होता क्या है, सबसे बड़ी बात ये ये रोम होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा मेमोरी जिसमें क्या हो, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो। ये क्या करता है, रीड ओनली मेमोरी, इसके नाम से समझ लो पहले कि ये जो मेमोरी है यानी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। और हमने यहाँ पे क्या दिया, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कीप एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे इसने अगर किसी चीज को अगर रीड कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसने किसी चीज को क्या किया होगा, स्टोर किया होगा। तो रोम में क्या होता है, इट स्टोर ऑल द सिस्टम सेटिंग यानी मदरबोर्ड की जो सेटिंग्स है ना उसको ऑपरेट करने के लिए, यानी अगर हम करें स्टोर ऑल द सिस्टम सेटिंग्स यानी कंप्यूटर की जितनी भी सेटिंग्स होंगी उसको क्या कर रहा है, स्टोर करता है। एंड रिमेंबर इट परमानेंटली, और इसको क्या करता है, परमानेंटली याद करते हैं। अगर इसी जो परमानेंटली रिमेंबर करता है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम देखते हैं हमारा बायोस, जिसको कहते हैं बायोस खराब हो गया। बायोस क्या हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें कंप्यूटर की ये चीजें बताई गई हैं कि कैसे कंप्यूटर ऑन होगा, अपने बेसिक इनपुट्स को कैसे चेक करेगा, ये सब प्रोसीजर होने के बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करेगा, लोड करेगा। यानी जिसमें सिस्टम की सारी सेटिंग्स हो, जिसमें सिस्टम्स की क्या हो, सारी सेटिंग्स हो, वो क्या कहलाता है, रोम कहलाता है। और इसी रोम चिप को भी बायोस चिप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, हम जब भी सिस्टम बूट करते हैं यानी जब भी सिस्टम ऑन करते हैं तो ऑन करते वक्त ही एक स्पेसिफिक कमांड होते हैं सारे मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग, जैसे डेल का हो गया तो F12 हो गया, लेनोवो का F2 हो गया, और एसर का F1 F2 हो गया, HP का F9 हो गया। इसी तरीके से जेब्रानिक्स से ब्लू फेदर ये सब जो चीजें आती है असेंबल्ड वाली मदरबोर्ड्स, उनके डेल हो गए, किसी किसके हो गए, अलग अलग मैन्युफैक्चरर रोम का जो एक्सेस है उसको अलग अलग देते हैं। इसमें पहले से सेटिंग्स हैं, आप उसी सेटिंग्स को कर देते हैं जिससे सिस्टम क्या करता है, उस सेटिंग को स्टोर कर लेता है और बार बार उसी को रीड करता है, इसलिए बार बार चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है हमें। तो ये रोम में कैटेगरी है। रोम की अगर मैं कैटेगरी की बात करूं, जिसकी कैटेगरी की बात कर रहे हैं रोम की, एक आता है पी रोम एंड है ईपी रोम, और थर्ड है डबल ईपी रोम। पढ़ा है आपने? यस। पी रोम के बारे में क्या जानते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसा मेमोरी है जिसमें प्रोग्राम कर दिया गया है और उसी को वो रीड करेगा। अब देखो प्रोग्रामेबल है यानी उसमें प्रोग्राम हुआ है और उसी को क्या करेगा, रीड करेगा। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी जो प्रोग्राम किया गया मेमोरी है उसको क्या किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है, यानी हम उसको हटा के उसमें कोई और चेंजेस के साथ में उसको अपग्रेड कर सकते हैं। पहले के अगर पी रोम की मैं बात करूं, इसमें क्या है, इट स्टोर ऑल सिस्टम सेटिंग एंड रिमेंबर इट परमानेंटली। अब जब परमानेंटली है तो उसमें कोई भी नया चीजें नए चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो पी रोम उसके साथ एक डिवाइस बनाया गया जिसमें क्या, जिसका क्या नाम दे दिया गया, ईपी रोम, जिसको कहा गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ये जो प्रोग्रामेबल है वो रीड किया जा सकता है। और इसमें जो यूज होता था यूवी रेस का यूज होता था, किसका, अब यूवी रेस बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, हानिकारक होते हैं हेल्थ के लिए भी, तो कई बार इसको बनाने में बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, यानी इसका प्रोग्राम हटाने के लिए हमें स्पेशली यूवी रेस उस पर इंसर्ट करना पड़ता था, तब जाके इसका प्रोग्राम क्या होता है, हटता है, फिर इसमें प्रोग्राम लिखा जाएगा।
अब इसको सुधारने के लिए डबल EPROM का प्रचलन आया, जिसमें क्या किया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यानी ये इरेजेबल तो है, लेकिन किससे के साथ इरेजेबल है, इलेक्ट्रिकली, यानी ये इलेक्ट्रिकली के साथ इरेजेबल हो जाता है। इसमें इसको इरेज करने के लिए लेजर का प्रयोग किया जाता है। डन यहां तक? ओके। अभी बात हो रही किसकी, कैशे मेमोरी की। कैशे मेमोरी क्या करता है बताइए, कैशे मेमोरी क्या करता है? हाँ बताइए। This is a very special type of high speed memory. और this memory cannot be accessed by the user. The main function of this cache memory is to, चलिए मैं बता रहा हूँ, ये क्या होता है, बहुत स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है। क्या होती है, स्पेशल टाइप्स की मेमोरी होती है। यूजर इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है, यूजर इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है। और ये चीज ये वेरी वेरी फास्ट मेमोरी होती है, वेरी फास्ट मेमोरी होती है, यानी ये चीजों को बहुत जल्दी याद करके उसको आगे पहुंचा देती है। अब देखो है तो मेमोरी, आप कैसे सर ये तो मेमोरी में स्टोरेज में क्यों पढ़ा रहे हो आप? क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये तो है स्टोरेज, आप क्या पढ़ा रहे हैं, स्टोरेज डिवाइस। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी का एक काम ये है कि ये जैसे आपने कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे दिया, जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दिया तो उसको ये याद रखता है। अगर फिर से वही इंस्ट्रक्शन आता है तो उसको ओपन करने में बहुत तेज कर, यानी एक्सेस टाइम, यानी मैंने बात किया था किसके लिए, एक्सेस टाइम में। तो ये एक्सेस टाइम को क्या कर देता है, कम कर देता है। ये एक्सेस टाइम को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, यानी एक्सेस टाइम मेरा बहुत कम हो जाएगा। यानी अगर मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया, जैसे मैंने लाइक दे दिया कि पेंट ओपन कर रहा है, ठीक है, एक बार हमने रन कमांड डाला, उसमें मैं पेंट टाइप करके एंटर कर दिया, ठीक है। दोबारा फिर से मुझे पेंट ओपन करना है, फिर से मैंने रन कमांड ओपन किया, तो वहां पे देखते हैं एमएस पेंट पहले ही ऑलरेडी मौजूद होता है। नहीं मौजूद है, हम जैसे एमएस करते हैं तो नीचे कैटेगरी आ जाती है कि एमएस पेंट तो नहीं टाइप कर रहे हो। इसको कैसे पता कि मैं एमएस पेंट टाइप कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये हिंट दे देता है कि अगर ये करो तो टाइप नहीं, जल्दी से मारो मैं खोल दूंगा। तो ये वेरी स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी होता है, जो कि वेरी फास्ट होता है और यूजर के द्वारा एक्सेस्ड नहीं होता है। और ये होता है प्लेस्ड बिटवीन होता है प्रोसेसर और रैम के बीच में कैशे मेमोरी का प्लेस्ड होता है, और इसी को कैशे मेमोरी कंट्रोलर भी कहते हैं। यानी जो भी डेटा आएगा, आपका हार्डवेयर वाले चैप्टर आएंगे उसमें पढ़ेंगे कैसे डेटा मेरा फ्लो होता है। तो हम उसमें पढ़ेंगे कि जब भी कोई यूजर इंफॉर्मेशन देता है तो कहाँ कौन से पोर्ट से निकलकर इंफॉर्मेशन जाता है, और कैशे मेमोरी की वहीं पे भूमिकाएं आपको ज्यादा अच्छे से समझाई जाएंगी, ठीक है। इसके बाद एक आता है रजिस्टर। क्या आता है, रजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो रजिस्टर भी सेम इसी की तरह क्या है, वेरी वेरी फास्ट मेमोरी है, वेरी फास्ट मेमोरी है। यानी ये किसी चीज को याद करके उसको काम करता है, यानी याद करके रखता है ना, तो इसलिए ये रजिस्टर भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रजिस्टर, इसमें कितने तरह के रजिस्टर हैं बताइए, लिखा हुआ है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MA यही है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब इसका क्या यूज है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का, उसमें लिखा है भाई, कुछ तो बुक भी पढ़ा करो आप लोग। The function of this register is to hold the address of the current or active। अभी देखो इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी किसी भी चीज की जो मेमोरी है, जैसे अभी मैंने बताया कैसे मेमोरी में ना क्या करता है, जैसे प्रिंट करते हैं तो तुरंत दे देता है, विंडो ऑन करने पे आता होगा, आप लोगों ने देखा है इसको प्रैक्टिकल्स में। तो जैसे ये क्यों देता है, वहां पर क्यों देता है, क्योंकि जो उसका एड्रेस है ना वो इस रजिस्टर में क्या हो गया है, सेव हो गया है।
इस रजिस्टर में सेव है, इसीलिए तुरंत का तुरंत आंसर दे देता है। डन। फिर दूसरा टाइप का रजिस्टर कौन सा है? मेमोरी बिफोर रजिस्टर। हाँ, मेमोरी बिफोर रजिस्टर। मेमोरी बिफोर MBR है ना? मेमोरी बिफोर रजिस्टर। इसका क्या यूज है? This register holds the contents of the address from which data is read or to which data has been written. इसका काम है कि कोई भी मेमोरी जो भी टास्क किया है वो टास्क कहां से हुआ है और उसको किसने किया है उसके बारे में ये याद रखता है। यानी अगर कोई टास्क कर रहा है, यानी अगर रोम के थ्रू कोई भी टास्क हो रहा है, कैशे मेमोरी कोई काम कर रहा है, तो ये उसको याद रखेगा कि पहले कहां से हुआ है और उसने किसने किया है, तभी तो ये उसके एड्रेस को काम करेगा और तभी तो कैशे मेमोरी हमारा फास्ट वर्क करेगा। थर्ड भी है, बताएं। प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर। प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर, PCR, राइट? प्रोग्राम कंट्रोल। अब प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा? It holds the address of next instruction to be executed. ये कहता है कि जो भी प्रोग्राम आपने किया है उसको कंट्रोल करके रखने की जिम्मेदारी किसकी है? PCR रजिस्टर की है। इतने ही रजिस्टर है। तो रजिस्टर हमने पढ़ा, वेरी फास्ट मेमोरी है। ये कवर है, 4 है। कौन सा है? Instruction register. इंस्ट्रक्शन Yes. ICR, IR है ना? इसमें क्या बोल रहे हैं? This register holds the current instruction being executed When executed by the user. हाँ, ये कहता है कि जब भी कोई भी एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी जब भी कोई कमांड एग्जीक्यूट किया जाएगा तो उसको रिमेम्बर करने की जिम्मेदारी IR रजिस्टर के पास होती है। तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर हमने पढ़ा, MAR, MER, PCR और IR। रजिस्टर वेरी फास्ट मेमोरी होता है जो कि हेल्प करता है कैशे मेमोरी को वर्क करने के लिए। कैशे मेमोरी भी क्या होता है? स्मॉल एंड फास्ट मेमोरी होता है और ये स्पेशल टाइप का मेमोरी होता है जो कि बहुत तेज होता है, डायरेक्ट यूजर के द्वारा एक्सेस नहीं किया जाता है। और ये रखा कहाँ होता है? इसका पोजीशन कहाँ होता है? प्लेस बिटवीन प्रोसेसर एंड रैम। और ये जितने रजिस्टर है ये सारे प्रोसेसर के अंदर आते हैं। यहाँ तक प्राइमरी हमारा स्टोरेज खत्म हो चुका है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं अपने आगे के स्टोरेज के लिए। स्टोरेज पढ़ रहे हैं। अब सेकेंडरी स्टोरेज भी बताएगा कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। पहला सिक्वेंशियल, SEQUENTIAL, सिक्वेंशियल, और दूसरा होगा डायरेक्ट, है ना? सिक्वेंशियल और डायरेक्ट। हम सिक्वेंशियल में क्या पढ़ते हैं? अगर हमने सिक्वेंशियल लिखा है तो आपको एक चीज का, ये सिक्वेंशियल है क्या, ये काम कैसे करता है? तो हम बात करते हैं, जब भी हम सिक्वेंशियल की बात करते हैं तो थोड़ा पुराने टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं। जैसे पंच पेपर कार्ड होता था, पेपर कार्ड है, और है मैग्नेटिक टेप है, रील वाला है, आपको याद होगा जो छोटा सा रील होता था, और उसमें क्या होते थे? सीक्वेंस में। इसमें क्या होता है? जो डेटा है कैन बी रिटन इन सीक्वेंस ऑर्डर। इसमें डेटा कौन से ऑर्डर में लिखा जाता है? सीक्वेंस ऑर्डर। सीक्वेंस यानी क्रमबद्ध इसमें डेटा लिखा जाएगा। पर पेपर कार्ड और मैग्नेटिक टेप, ये तो आपका पेपर कार्ड तो आपको याद होगा फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था आउटपुट डिवाइस के लिए, स्टोरेज के लिए यूज होता था। अभी डायरेक्ट एक्सेस की मैं बात करूं तो इसमें सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं है। सीक्वेंस क्या है? इसमें अलाउड
नहीं है। इसके पार्ट में बात करूं, अगर मैंने सेकेंडरी स्टोरेज लिखा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेकेंडरी स्टोरेज, बोलते जाइए भाई। सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ रहे हैं ना? अब सेकेंडरी स्टोरेज में सबसे फेमस स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क ड्राइव है, आप लोग भी जानते हो, इसको HDD के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये कौन सा मोड पे काम करता है? डायरेक्ट। इस पे इसमें सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। और इसमें जो होता है ये ट्रैक और सेक्टर पे काम करता है। किस पे? आप कभी हार्ड डिस्क का ऊपर का टॉप कवर खोलेंगे तो ऐसी सीक्वेंस मिल जाएगी। ये तो मैंने बहुत पास दूर किया है, एक के नीचे एक के नीचे एक लगा रहेगा, और यहाँ पर एक हेडर लगा होगा जो कि क्या करेगा? इसको रीड करता है। क्या करता है? रीड। यानी ये क्या करेगा? डेटा को रीड और राइट का काम करता है, यानी लिखने और पढ़ने का काम, यानी डेटा कैसे लिखा जाएगा उस पे, और उसका काम करेगा। और हार्ड डिस्क में क्या होता है? ट्रैक और सेक्टर होता है। क्या होता है? तो इसमें हम ये जान गए, डेटा कैन बी रिटन, डेटा कैन बी रिटन इन ट्रैक एंड सेक्टर। किसमें? ट्रैक और सेक्टर में डेटा लिखा जाएगा। ये जो भाग है, ये जो पूरा गोला में जैसे मैंने ये दिखाया, ये जो आपका एक सर्कल है, ये क्या हो गया? ट्रैक हो गया। ये ट्रैक हो गया। और इसमें ऐसे ब्लॉकेज कटे होते हैं, यानी हर एक ब्लॉक को अपना एक एक साइज में डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो ब्लॉक है इसको कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? एक सेक्टर। अभी जो डेटा होगा इस डायरेक्ट एक्सेस है, यानी ये इस ब्लॉक में भी है, इस ब्लॉक में भी है, और इस ब्लॉक में भी है। ठीक है। अब ये जो घूमेगा, यानी ये रोटेट करेगा किसी न किसी एक डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा रोटेट। और जब रोटेट करेगा तो ये जो हेड है वो इस हेड पे जब आएगा तो यहाँ पे इसको डेटा है नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर डेटा कहाँ ढूंढेगा? इस सेक्टर में। हर एक सेक्टर में डेटा को क्या करता है? फेच करता है। इसीलिए हमने बताया था यहाँ पे पिछली क्लास में, आरपीएम आपको याद होगा, राउंड पर मिनट। राउंड पर मिनट में हमने देखा था कितने तरह के राउंड पर मिनट थे हमारे? 5400 का था और 7200 का हमने लिया था। दो आरपीएम के हमने हार्ड डिस्क देखे हैं प्रैक्टिकल लैब में भी, 5400 का और 7200 का। तो ये जो राउंड, ये जो आरपीएम है, यानी ये जो ट्रैक और सेक्टर है, ये इतना मूव करेगा जिसकी वजह से ये हेड क्या करेगा? उसको रीड और राइट करेगा। तो उतनी तेजी के साथ में रीड और राइट करेगा। तो ये हार्ड डिस्क के बारे में हो गया। सेम ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा एक हम लोग भी बहुत प्रचलित देखे हैं जिसको लोग सीडी और डीवीडी के नाम से जानते हैं। जानते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। ये क्या होता है? इस तरह का राउंडिंग होता है, यहाँ पे एक छोटा सा हाथ पकड़ने के लिए होता है, और इस सब पे पूरी फिल्म पे यूवी कोटेड फिल्म दी गई होती है। ये पूरी फिल्म होती है। इसमें भी जो डेटा होता है वो इस डिवाइड में भी वर्क करता है, यानी यहां से ऐसे वर्क करता है। ठीक है। इसमें भी डेटा किस फॉर्म में होता है? ट्रैक एंड सेक्टर के फॉर्म में होता है। और यहाँ पे 52x, 16x, 8x ये होता है फॉर्म फैक्टर इनका स्पीड का। यानी अगर कोई डेटा 8x है तो ये रीड एंड राइट करने की इसकी क्षमता होता है। सीडी मैक्सिमम कितना आता था? 700 MB का हम लोग देखते हैं। और ये अगर डीवीडी की बात करें तो 4.6 GB से स्टार्ट होता है। और इसी में ब्लूरे डिस्क एक आता है। क्या होता है? ब्लूरे डिस्क, जो कि 32 GB से ज्यादा होता है। और कोई है आपके पास बुक्स में? इसको किस नाम से जानते हैं? फ्लॉपी। फ्लॉपी एक इस तरह से डिवाइस होता है जो कि बहुत साइज छोटी होती है। आप लोगों ने वो देखा होगा, क्या कहते हैं, कैमरा का जो कार्ड होता है, कैमरा कार्ड देखा है, छोटा सा होता है। उसी के हिसाब से ये थोड़ा उससे बड़ा होता है, यानी इसकी साइज बड़ी होती है। और यही डिस्क सेम यहाँ पर लगा होता था। इसकी कैपेसिटी, जब हार्ड डिस्क हमारा नहीं यूज होता था तो कौन सा था?
फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग होता था, और फ्लॉपी डिस्क आज प्रयोग में नहीं होता है। और ये इसकी जो साइज होती थी, एक 8 इंच की होती थी, एक 5 इंच की होती थी और एक 3 इंच की साइज में आते थे। ये डिफरेंट साइज के फॉर्म में आते थे। लैपटॉप में 3 इंच 5 इंच के लगते थे, और डेस्कटॉप जो होते थे वो 8 इंच के लगते थे, क्योंकि जैसा बोर्ड उसके हिसाब से हम लोग भी देखते हैं। आज हार्ड डिस्क 2.5 और 3.5 में आते हैं, 3.5 इंच और 2.5 इंच के फॉर्म में फ्लॉपी। और इसकी साइज क्या होती थी, बहुत कम होती थी। ये मैक्सिमम अगर बात करें तो 16 MB 60 MB ऐसी होता था, इससे ज्यादा नहीं आता था। तो पहले हमारे डेटास भी नहीं थे जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे बैच के चलते थे। तो ये वाली प्रयोग हमारे उस जनरेशन में थी। जैसे हार्ड डिस्क हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, इस जनरेशन को हमने क्या कर दिया, टाटा बाय बाय। तो फ्लॉपी हमें देखने को नहीं मिलता है। CD DVD तो देखने को मिल जाता है, लेकिन फ्लॉपी नहीं मिलता है। और हार्ड डिस्क की साइज की अगर मैं बात करूं तो हार्ड डिस्क की साइज कितने तरह की हो जाएगी, दो तरीके से हो जाएगी, 3.5 और 2.5। एक डेस्कटॉप पे लगेगा, एक और लैपटॉप की हार्ड डिस्क। लैपटॉप की हार्ड डिस्क डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क से छोटी होती है, और ये क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, एनीथिंग एल्स, कुछ और भी है सेकेंडरी स्टोरेज में? तो सेकेंडरी स्टोरेज में आई थिंक कितना पर्याप्त है आपकी? SSD भी होता है। हाँ, SSD नई टेक्नोलॉजी है। पेन ड्राइव में SSD में देखो क्या है, SSD की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, SSD की। तो ये पूरा फ्लैग चिप होता है, इतना बड़ा भले हो, लेकिन क्या है, फ्लैग चिप होता है। यहाँ पे ICs का प्रयोग करके एक पट्टी बनी होती है जिसपे नंबर्स ऑफ ICs लगे होते हैं, और यही क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं। और ये वेरी फास्ट मेमोरीज होती हैं। यानी ये स्टोरेज, अगर मैं बात करूं स्टोरेज डिवाइस की, तो ये हार्ड डिस्क की अपेक्षा क्या होती हैं, बहुत तेजी से काम करती हैं, क्योंकि इसमें ट्रैक और सेक्टर नहीं होता है, फ्लैश होता है, पूरा खाली होता है, और ये आराम से उस पर रिस्पॉन्स करती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ICs इसमें ज्यादा होते हैं। तो हार्ड डिस्क की अपेक्षा ये ज्यादा होता है। बट अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं तो हार्ड डिस्क हमारा लेस प्राइस है। चलो मैं एक चीज और कंपैरिजन यहाँ पे कर दे रहा हूँ हार्ड डिस्क और SSD का। हार्ड डिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, और किसकी बात कर रहा हूँ, SSD की। तो हार्ड डिस्क हमारा क्या है, लेस कॉस्टली है, और ये क्या है, हाई कॉस्ट है। यानी इसकी साइज और इसकी साइज में अगर मैं 500 GB हार्ड डिस्क ले रहा हूँ, 500 GB SSD ले रहा हूँ, तो हार्ड डिस्क में भी मुझे 2500 मिल जाए, लेकिन SSD में 3 से 3,500 रुपए मिलता है। ये वर्क करता है ट्रैक और सेक्टर पे। मैंने आपको यहीं पे बताया, ट्रैक और सेक्टर पे। और ये क्या करता है, फ्लैश पे, यानी पूरा निर्वात होता है, इसमें खाली होता है, एक पट्टी होती है, सिर्फ उसी पे काम करता है। इससे से डेटा रिकवरी आसान होता है। यानी हम अगर ये मेरा हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए, खराब हो जाए, या फिर ब्रेक हो जाए, तो भी हम इसमें से डेटा रिकवरी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसमें ट्रैक और सेक्टर्स कुछ नहीं होता है, तो इनके ICs को फिर से जोड़ने के बाद वो कोशिश करनी पड़ सकती है डेटा रिकवर करने। ये स्पेशली है मेमोरी है, क्या है, मेमोरी। ये एक मेमोरी टाइप का है, जिसमें अगर करप्ट हो जाता है तो ये जल्दी रिपेयर नहीं होता है। इसमें कई सारे खूबियां भी हैं, तो कई सारी लॉसेस हैं अगर हम कंपेयर करते हैं हार्ड डिस्क और SSD से। तो ये वाला टॉपिक हम जो अपना दूसरा चैप्टर है, जिसमें हम हार्ड डिस्क के बारे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे, इसके ट्रैक्स के बारे में पढ़ेंगे, डिस्क फ्रेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो उस केस में हम इन दोनों के कंपेरिजन को और अच्छे से करेंगे। अभी हमारे पास हमने पढ़ा स्टोरेज मीडिया, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। उन दोनों स्टोरेज में हमने प्राइमरी स्टोरेज के बारे में पढ़ लिया और सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में भी पढ़ लिया। सॉरी, विंचेस्टर डिस्क। विंचेस्टर डिस्क फ्लॉपी के ही टाइम के डिस्क है, सेम ऐसे ही होता था। थोड़ा सा साइज उसकी क्या होती थी, बड़ी हो जाती थी।